नमस्कार दोस्तों, आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वह भारतीय इतिहास और चिकित्सा के एक ऐसे अनमोल खजाने से जुड़ा है जिसके बारे में शायद आप में से बहुत कम लोगों ने सुना होगा। हम बात कर रहे हैं बोवर पांडुलिपि की। यह सिर्फ एक पांडुलिपि नहीं बल्कि प्राचीन भारत के ज्ञान, बौद्ध धर्म और चिकित्सा परंपराओं का एक जीता जागता प्रमाण है। तो आइए इस वीडियो में हम बोवर पांडुलिपि की गहराइयों में उतरते हैं और इसके हर पहलू को विस्तार से समझते हैं। तो सबसे पहले आइए आपको बोवर पांडुलिपि से रूबरू करवाते हैं। आप स्क्रीन पर इसके कुछ पन्ने देख रहे हैं। क्या आप बता सकते हैं कि ये कौन सी भाषा या लिपि में लिखे गए हैं? जी हाँ, ये कोई सामान्य पांडुलिपि नहीं है। इसे गुप्तकालीन ब्राह्मी लिपि में और भाषा बुद्धिस्ट हाइब्रिड संस्कृत का इस्तेमाल किया गया है। इसका मतलब है कि यह उस दौर की है जब भारत में गुप्त साम्राज्य अपने चरम पर था और बौद्ध धर्म का प्रभाव भी काफी गहरा था। इस पांडुलिपि का समय 450 ईस्वी के आसपास का माना जाता है। हालांकि कुछ इतिहासकार इसे 550 ईस्वी के करीब भी रखते हैं। ये अपने आप में ही इसे भारतीय इतिहास की सबसे पुरानी और महत्वपूर्ण पांडुलिपियों में से एक बना देता है। इसे यशोमित्र पांडुलिपि के नाम से भी जाना जाता है। यशोमित्र कौन थे, यह कहानी आगे और दिलचस्प होगी। यह पांडुलिपि उत्तर पश्चिमी चीन के कुचा शहर के पास एक प्राचीन बौद्ध स्तूप से प्राप्त हुई थी। कुचा, जिसे कुछ स्थानों पर कुचे भी कहा जाता है, रेशम मार्ग पर स्थित एक महत्वपूर्ण बौद्ध केंद्र था। इस पांडुलिपि का नाम ब्रिटिश लेफ्टिनेंट हैमिल्टन बोवर के नाम पर रखा गया है। बोवर को यह पांडुलिपि मार्च 1990 में मिली थी। इसकी खोज अपने आप में एक फिल्मी कहानी से कम नहीं है। कहानी शुरू होती है कश्मीर के उत्तर में काराकोरम पहाड़ों में एक स्कॉट्समैन एंड्रयू की हत्या से। ब्रिटिश सरकार हत्यारे महोमेट नाम के एक अफगान व्यक्ति को पकड़ना चाहती थी। इसी सिलसिले में हैमिल्टन बोवर को कुछ सैनिकों के साथ महोमेट का पीछा करने भेजा गया। बोवर ने महोमेट का पीछा करते हुए हिमालय की घाटियों से लेकर तकलामकान रेगिस्तान तक का सफर तय किया। मार्च 1990 की शुरुआत में बोवर कुचा के पास पहुंचे और अपना डेरा जमाया। यहीं पर एक व्यक्ति उनके डेरे पर आया और उन्हें कुछ पुरानी पांडुलिपियां और कलाकृतियां बेचने की पेशकश की। हैमिल्टन बोवर ने उन पांडुलिपियों को खरीद लिया। जब बोवर ने पूछा कि ये पांडुलिपियां उन्हें कहां से मिली, तो उस व्यक्ति ने बताया कि ये एक बौद्ध स्तूप से प्राप्त हुई हैं। बोवर ने उस स्थान का दौरा भी किया जहां से ये पांडुलिपियां मिली थीं। जब हैमिल्टन बोवर शिमला लौटे तो वे इन पांडुलिपियों को अपने साथ ले आए और उन्हें एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के तत्कालीन अध्यक्ष कर्नल जेम्स वाटरहाउस को दिया। वाटरहाउस ने 5 नवंबर 1990 को सोसाइटी की मासिक बैठक में इन पांडुलिपियों की चर्चा की, लेकिन कोई भी इन लिपियों को पढ़ नहीं पाया। वाटरहाउस की रिपोर्ट बॉम्बे गजट में प्रकाशित हुई, जहां से जर्मन इंडोलॉजिस्ट रुडोल्फ हॉर्नले को इसके बारे में पता चला। हॉर्नले इन पांडुलिपियों का अध्ययन करने के लिए बहुत उत्सुक हुए। हालांकि शुरुआत में वे भी इन्हें समझने में असफल रहे। बाद में जर्मन इंडोलॉजिस्ट जॉर्ज बोहलर पांडुलिपियों के 2 पत्तों को पढ़ने और उनका अनुवाद करने में सफल रहे। फरवरी 1891 में भारत लौटने के बाद हॉर्नले ने फिर से पांडुलिपियों का अध्ययन शुरू किया। उन्होंने पाया कि पांडुलिपि के पत्ते क्रम से अव्यवस्थित थे, लेकिन बाईं ओर पृष्ठ संख्या अंकित थी। उन्हें फिर से व्यवस्थित करने के बाद उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि यह कई अलग अलग ग्रंथों का संक्षिप्त संग्रह है। अप्रैल 1991 में हॉर्नले ने घोषणा की कि यह बौद्ध धर्म की सबसे पुरानी भारतीय लिखित पुस्तक है। 1893 और 1897 के बीच हॉर्नले ने पुस्तक के पाठ का एक पूरा संस्करण प्रकाशित किया। बोवर पांडुलिपि 56 भोजपत्र के पत्तों पर लिखी गई है और यह 7 खंडों में है। वर्तमान में यह पांडुलिपि ऑक्सफोर्ड की बॉडलियन लाइब्रेरी में सुरक्षित रखी हुई है। बोवर पांडुलिपि भारतीय इतिहास में कम चर्चित रही है, शायद इसलिए क्योंकि इसका संबंध बौद्ध धर्म की महायान शाखा से है। लेकिन इसका महत्व केवल बौद्ध धर्म तक सीमित नहीं है। इसमें भारतीय चिकित्सा की विस्तृत चर्चा की गई है, जो इसे आयुर्वेद के अध्ययन के लिए भी महत्वपूर्ण बनाती है। इस पांडुलिपि में आत्रेय, हरित, पराशरण, भेला, गर्ग, सुश्रुत, वशिष्ठ, कराल, काप, रविगुप्त जैसे कई प्राचीन भारतीय ऋषियों और विद्वानों के नामों का उल्लेख किया गया है। आइए इसके कुछ प्रमुख भागों को समझते हैं। भाग 1, यह लहसुन और उसके औषधीय गुणों, साथ ही नेत्र रोगों पर आधारित एक ग्रंथ का अंश है। इसकी शुरुआत हिमालय से होती है, जहां ऋषियों का एक समूह औषधीय पौधों के नामों और गुणों में रुचि रखता है। इसमें सुश्रुत जैसे ऋषियों का उल्लेख है, जिनकी जिज्ञासा एक विशेष पौधे के कारण होती है।
सुश्रुत अपने गुरु भिक्षु काशीराज के पास जाते हैं, जो उन्हें पौधे की उत्पत्ति के बारे में बताते हैं। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात यह है कि बोवर पांडुलिपि में सुश्रुत के गुरु को भिक्षु काशीराज बताया गया है, जो एक बौद्ध साधु थे। यह पारंपरिक भारतीय इतिहास से थोड़ा अलग है, लेकिन यह दर्शाता है कि उस समय राजा और साधु दोनों एक ही व्यक्ति हो सकते थे, जैसा कि अशोक, मिनांडर, कनिष्क और हर्षवर्धन जैसे राजाओं के उदाहरणों से भी स्पष्ट होता है। इस पांडुलिपि में सुश्रुत को सबसे ज्ञानी ऋषियों में से एक माना गया है। भाग 2। यह अन्य 6 ग्रंथों की तुलना में बड़ा है और इसमें चूर्ण, औषधीय घी, मक्खन, तेल, अमृत, काम उत्तेजक, काढ़े, रंग और मलहम आदि पर चिकित्सा सामग्री शामिल है। इसकी शुरुआत तथागत बुद्ध को संबोधित एक अभिवादन के साथ होती है। यह वात, पित्त और कफ को एक दोष के रूप में स्वीकार करता प्रतीत होता है, जो आयुर्वेद का मूल सिद्धांत है। भाग 3। यह अन्य ग्रंथों की तरह ओम के प्रतीक के साथ शुरू होता है। भाग 4 और 5। इनमें पासा फेंकने के माध्यम से किसी व्यक्ति के भविष्य की भविष्यवाणी करने की कला का वर्णन है, जो तिब्बती पांडुलिपियों में भी पाया जाने वाला एक अनुष्ठानिक अभ्यास है। भाग 6 और 7। ये एक ही पाठ के 2 अलग अलग भाग हैं। महामयूरी विद्या रागिनी, महामयूरी विद्याराजनी, एक बौद्ध धारणी शैली का मंत्र। भाग 6 में कोबरा के काटने पर ताबीज की चर्चा शामिल है, जबकि भाग 7 में किसी व्यक्ति पर आने वाली अन्य बुराइयों से बचाने के लिए मंत्र हैं। ये दोनों भाग बाद की शताब्दियों में पंचरक्षा जादुई मंत्र समूह का हिस्सा बन गए और बौद्ध समुदायों में अत्यधिक लोकप्रिय हुए। बोवर पांडुलिपि के फोलियो 49 से 54 में पाए गए छंद पूरी तरह से चीनी त्रिपिटक के महामाई विद्या रजनी छंदों पर आधारित हैं। इन हिस्सों में भिक्षु यशोमती याशोमाटी का नाम भी शामिल है, जिनके लिए यह पांडुलिपि तैयार की गई थी। हॉर्नले के अनुसार यशोमती एक महान ख्याति प्राप्त बौद्ध भिक्षु रहे होंगे, जिनके लिए स्तूप का निर्माण किया गया था और जिनकी स्मृति में यह पांडुलिपि तैयार करके स्तूप के टीले में गाड़ दी गई थी। बोवर पांडुलिपि की खोज और इसकी प्राचीनता, साथ ही हॉर्नले द्वारा इसकी व्याख्या ने 1990 के दशक में खोजकर्ताओं में अत्यधिक उत्साह पैदा किया। ब्रिटेन, जर्मनी, रूस, फ्रांस, जापान आदि देशों ने अपने खोजकर्ताओं को मध्य एशिया और चीन भेजा, ताकि पांडुलिपियों और बौद्ध सभ्यता की तलाश की जा सके। यह दर्शाता है कि एक पांडुलिपि की खोज ने कैसे पूरे विश्व में प्राचीन ज्ञान की खोज के लिए एक नई लहर पैदा कर दी। तो दोस्तों, यह थी बोवर पांडुलिपि की कहानी। एक ऐसी पांडुलिपि जिसने न केवल प्राचीन भारतीय चिकित्सा और बौद्ध धर्म पर प्रकाश डाला, बल्कि दुनिया भर में पुरातात्विक खोजों को भी प्रेरित किया। यह हमें सिखाता है कि इतिहास के अनमोल खजाने अक्सर सबसे अप्रत्याशित स्थानों पर छिपे होते हैं और उनकी खोज हमें अपने अतीत को बेहतर ढंग से समझने में मदद करती है। आपको यह जानकारी कैसी लगी? क्या आपने पहले कभी बोवर पांडुलिपि के बारे में सुना था? अपने विचार और प्रश्न हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमो बुद्धाय।